राज्य व्यवस्था का भाग 4 जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं या तत्व कहते हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डीपीएसपी। और डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। तो आज हम लोग डीपीएसपी का अध्ययन करने वाले हैं और सविस्तार अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और डीपीएसपी जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें 36 से 51 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं, उसमें से आर्टिकल 36 क्या कहता है, तो आप देखिए आर्टिकल 36 क्या कहता है। राज्य की परिभाषा, यानी जो आर्टिकल 36 है ना, वो राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। आपने देखा होगा जो हमने मौलिक अधिकारों का वीडियो बनाया था, जिसमें फंडामेंटल राइट का, उसमें आर्टिकल 12 भी यही कहता था, राज्य की परिभाषा। तो उस समय हमने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या लोग आते हैं, क्या क्या संस्थाएं आती हैं। जैसे हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानमंडल और विधान परिषद, और जो स्थानीय स्तर पर यानी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, ये सारी की सारी राज्य की परिभाषा में समाहित होती हैं। तो आर्टिकल 12 में भी यही कहा गया था और आर्टिकल 36 में भी यही कहा गया है कि राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा में क्या क्या संस्थाएं आएंगी, जिसमें बीसीसीआई राज्य की परिभाषा में नहीं आती है, एनसीईआरटी भी राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। ये थोड़े गहराई के प्रावधान है, इनको आप कोई दिक्कत नहीं जानेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। इससे एग्जाम में रेयर कंडीशन में क्वेश्चन बनता है, वो भी अगर जो बनेगा तो यूपीएससी में बनता है, और ये स्टेट पीसीएस में और इसमें वनडे एग्जाम में तो क्वेश्चन बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बस इतना जानिए कि राज्य की परिभाषा में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान सभा और विधान परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत। और दूसरी चीज के राज्य के वित्त पोषित, राज्य जिसे वित्त पोषित करता है, वो भी राज्य की परिभाषा में आ जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन अविवाद स्वरूप बीसीसीआई और एनसीईआरटी नहीं आते हैं। तो राज्य की परिभाषा आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने 12 में भी समझाई थी और वही आर्टिकल 36 में भी है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये आर्टिकल 37 कहता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाने का प्रावधान है, वो फंडामेंटल राइट में है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 37 में कह दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इनके लिए अगर जो राज्य इनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, यानी कि देश और जो राज्य है इनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते कि जी हुजूर न्यायालय साहब, इन्होंने तो हमारे जो डीपीएसपी दिए हुए हैं उनका पालन ही नहीं किया या उनकी पूर्ति नहीं की, तो इसके लिए आप न्यायालय में केस नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 37 कहता है स्पष्ट रूप से, यानी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट वाद योग्य थे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और हाई कोर्ट चले जाते थे, ऐसे हम राज्य के निर्देशित सिद्धांतों के तहत कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। ये ध्यान रखना, 37 में बोल दिया गया। फिर आप कहो कि ये आर्टिकल के तहत ये राज्य ने पूरा नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तो राज्य पूरा करने की कोशिश करेगा, लेकिन ना कर पाए तो उसके लिए आप केस नहीं कर सकते। ठीक, आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक व्यवस्था की वृद्धि में व्यवस्था करेगा, यानी लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। राज्य ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण के कार्य करेगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 38 कहता है ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी कार्य करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि राज्य जितने भी कार्य करता है, जैसे आपने पीडीएस के सिस्टम देखा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे पीडीएस बोलते हैं, जो गांव में बोलते हैं राशन की दुकान या कोठा बोलते हैं। तो उस पर जो बटता है ना, वो कल्याणकारी कार्य के तहत ही बटता है। तो राज्य यही करता है। अब नहीं कर पाए तो ये नहीं कहना कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको राशन मिलता है वो कल्याणकारी कार्य है, वृद्धा पेंशन मिलती है वो कल्याणकारी कार्य है, समझे। दिव्यांगों को जो भी मिलती है पेंशन वाली योजना, वो भी कल्याणकारी कार्य है। जैसे आपने आयुष्मान भारत योजना देखी होगी, जिसमें 5 लाख तक का बीमा मिलता है, जिसमें हम मुफ्त इलाज करा सकते हैं। वो राज्य तो भरता है ना, राज्य देता है, हम लोगों को निःशुल्क मिला हुआ है, फ्री में इलाज करा सकते हैं 5 साल तक। तो ये भी कल्याणकारी कार्य है। इसलिए
ये राज्य कल्याणकारी कार्य करने में वृद्धि करेगा, जितना कर सकता है उतना करेगा, और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करेगा। जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता का क्या मतलब है? जैसे समाज के स्तर पे कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। जैसे कहते हैं फलां साहब ऊंचे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई ऊंचा नीचा नहीं। राज्य चाहेगा कि सामाजिक स्तर पर सब लोग समानता से रहें और समान व्यवहार हो सभी के साथ। कोई किसी रूप से, सामाजिक रूप से कोई किसी को प्रताड़ित ना करे, किसी का शोषण ना करे, राज्य ऐसा नहीं चाहेगा। तो सामाजिक समानता ये हो गई, ठीक, ऊंच नीच की भावना को कम करना। दूसरी चीज आर्थिक समानता। राज्य चाहेगा कि सभी के पास आर्थिक रूप से इतने संसाधन हो जो किसी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो। ये राज्य प्रयास करेगा। तो आर्थिक समानता यानी किसी के पास बहुत पैसे हैं तो किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो राज्य चाहेगा जिसके पास बिल्कुल नहीं है तो उसे हम थोड़ा आर्थिक सहायता दे करके चीजों को बैलेंस करें, चीजों को समानता की तरफ लाएं। तो इसीलिए आपने सुना होगा बीपीएल और एपीएल का सिस्टम होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग और गरीबी रेखा से ऊपर के लोग। एपीएल उन्हें बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, यानी ऊपर के लोग गरीबी रेखा से, और नीचे के यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के। तो जिनका बीपीएल का कार्ड होता है उन्हें राशन ज्यादा मिलता है और सस्ते दाम पर मिलता है। जिनका एपीएल होता है उन्हें थोड़ा राशन उनकी अपेक्षा को कम मिलता है। तो ये आपने देखा होगा। तो वो आर्थिक समानता करने की कोशिश करता है राज्य। सामाजिक समानता आप हमने बता ही दी आपको। दूसरी चीज राजनीतिक समानता, यानी सभी का मत एक होगा, चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, चाहे कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, उसका उसके मत की वैल्यू एक होगी तो हमारे मत की भी वैल्यू एक होगी। उसको राजनीति में आने का अधिकार होगा, वो भी चुनाव लड़ सकता है तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, वो भी मतदान कर सकता है तो मैं भी मतदान कर सकता हूँ। तो ये राजनीतिक समानता का कॉन्सेप्ट है। तो ये आर्टिकल 38 में ही है, यानी लोक व्यवस्था, लोक कल्याण कार्य करेगा, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करेगा। 38 एक हो गया। 38 सब क्लॉज 2 भी है इसी में, जो कहता है कि राज्य असमानताओं को दूर करेगा। जो असमानताएं फैली हुई है ना, ये असमानता भी इसी स्तर पर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर असमानताएं होती हैं, तो उनको राज्य कम करने का प्रयास करेगा। ये 38 क्लॉज 2 कहता है, राज्य असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो 38 ए और 38 बी सविस्तार क्लियर हो गया होगा। आइए 39 में कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये आर्टिकल 39 में ही हमने दोनों क्लोज लिख दिए हैं, लेकिन ये जो है ना, पहला क्लोज कहता है आजीविका कमाने का अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ना, वो आजीविका कमाने का अधिकार है। यानी आजीविका राज्य प्रदान करेगा आपको, मजदूरी प्रदान करेगा तो आपको आजीविका कमाने का अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी स्त्री पुरुष में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जितना वेतन स्त्री को उसी काम के लिए मिलेगा, उसी काम के लिए पुरुष को उतना ही वेतन दिया जाएगा, न कि पुरुष को ज्यादा और स्त्री को कम। ये कहना चाहता है आर्टिकल 39। और 39 के ए में प्रावधान है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आर्टिकल जोड़ा गया है। 39 ए बड़े यानी छोटे ए हो तो वो मूल संविधान से ही संबंधित है, लेकिन अगर ए बड़ा बना हुआ हो तो वो बाद को जोड़ा गया है। ये क्लॉज बताता है इसमें। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि आपके पास किसी ने केस कर दिया, आपके पास पैसे नहीं है जो आप वकील हायर कर सकें, ठीक है, उस पैसे वाले ने तो अपना वकील हायर कर लिया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि आप वकील को हायर कर सकें, तो सरकार आपको निःशुल्क विधिक सहायता दिलवाई, यानी आपको सरकार की तरफ से एक वकील मिलेगा जो आपका केस लड़ेगा। ये आर्टिकल 39 ए कहता है। आपको अब क्लियर हो गया होगा। 39 ए का कैपिटल ए है, यानी निःशुल्क रूप से विधिक सहायता, यानी आपको सरकार वकील देगी और उसकी कोई फीस आप पे नहीं लगेगी, जो फीस होगी वो सरकार उसका भरण पोषण करेगी। ठीक है, तो 39 और 39 ए आपको क्लियर हो गया होगा। 39 में एक कैपिटल ए वाला है, एक स्मॉल ए वाला है, तो उसमें भी हमने बताया अभी आजीविका वाला सिस्टम है, यानी आजीविका कमाने का अधिकार है। और 39 बी में जो है ना, छोटी वाली बी,
उसमें कहता है राज्य समान रूप से संपत्ति का जो समान रूप से आर्थिक जो चीजें हैं उनका वितरण करेगा। जैसे 39A हमने बता दिया, ए छोटे में भी है और ए बड़े में भी है। तो बड़े वाला ए है वो निःशुल्क विधिक सहायता है, लेकिन छोटे वाला ए है वो यही है, यानी कि आजीविका कमाने का अधिकार। 39B क्या कहता है, राज्य आर्थिक रूप से समान वितरण करने का प्रयास करेगा। जैसे संपत्ति है उसका समान वितरण करने का प्रयास राज्य करेगा, ये कहता है 39B। यानी कि जो भी चीजें हैं जैसे संपत्ति है, पैसा है, धन है, उसको राज्य समान रूप से वितरण करने का प्रयास करेगा, जितना अमीरों के पास हो उतना ही गरीबों के पास हो, ये आर्टिकल 39B कहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। 39C भी इसी में एक क्लॉज है, वो कहता है कि जो आर्थिक चीजें हैं उन पर केंद्रीकरण पर रोक, यानी उन चीजों को जो है ना, जैसे संपत्ति है, पैसा है, धन है, तो उनको एकत्रित ना किया जाए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत ना हो, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। तो विकेंद्रीकरण करने का आर्टिकल 39C है, यानी कि उस चीज को, संपत्ति को किसी एक के हाथ में नहीं रहने दें। जैसे आपने देखा होगा हमारी भारत की स्थिति ये है कि 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास 10% संपत्ति। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ये संपत्ति का केंद्रीकरण है, ये आर्टिकल 39C का उल्लंघन है। राज्य कहता है कि हम केंद्रीकरण नहीं होने देंगे, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होने देंगे, रोक लेंगे या रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन राज्य करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश की ये कड़वी सच्चाई है जिसको आपको स्वीकारना पड़ेगा कि हमारे 10% लोगों के पास 90%, 80-90% धन है और हमारे जो तथाकथित 90% लोग बचे ना, उनके पास केवल 10%, 20% धन है। तो ये केंद्रीकरण ही तो है, संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया। जैसे आपने सुना होगा गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, इनके पास कितना धन है, पूरा एकदम केंद्रीकरण हो गया है धन का। तो ये आर्टिकल 39C का उल्लंघन है। तो यही आपको बताना चाह रहे थे हम। तो 39C, इसमें क्लॉज और भी है, डी भी है, ई भी है, लेकिन उतना आप गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इतना पढ़ के, चीजें फिर मतलब ज्यादा बोरियत महसूस होने लगती है। सी तक पूछता है तो सी तक हमने आपको बता दिया, ए बी सी और कैपिटल ए यानी समान निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो 39 भी क्लियर हो गया होगा। यानी पहला समान कार्य के लिए समान वेतन, और फिर कैपिटल ए में निःशुल्क विधिक सहायता, फिर उसमें आजीविका का स्मॉल ए में, दूसरे में यानी कि विकेंद्रीकरण करेगा, राज्य संपत्ति का विकेंद्रीकरण करेगा, सब में बांटेगा, किसी को एक के हाथ में नहीं आने देगा, सबका समान रूप से वितरण करेगा। और सी 39 में कहता है कि केंद्रीकरण पर रोक, यानी कि एक संपत्ति को किसी एक के हाथ में नहीं आने देगा, वो उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। ठीक, 39 क्लियर हो गया हो। अब 40 आ जाइए। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अब ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान क्या है कि जैसे राज्य जो बने थे, पहले जो संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 1946 में, तो इसको जो गांधी जी है ना उसको वरीयता ज्यादा देते थे। ग्राम पंचायतों को गांधी जी वरीयता ज्यादा देते थे, कहते थे ग्राम पंचायत को हम फंडामेंटल राइट में रखना चाहते हैं, मतलब मौलिक अधिकार में। और अम्बेडकर जी इस पर तवज्जो कम देते थे, तो इसलिए चीजें थोड़ी, फिर गांधी जी निकल लिए, 48 में निकल लिए। तो इसीलिए गांधी जी निकल लिए, तो इसीलिए डीपीएसपी में आया। अगर गांधी जी रहते तो हो सकता है या जो ग्राम पंचायत का आर्टिकल है वो तुम्हें फंडामेंटल राइट में देखने को मिल जाता। तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान ये संविधान में तो शामिल है, लेकिन लागू कब हुआ जाके 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके 1992 और 93 में हमने उसको लागू करवाया। पहले दो स्तरीय थी जो चीजें चल रही थी, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो त्रिस्तरीय के लिए फिर चीजें मतलब अपने समितियां पड़ी होंगी। बलवंत राय मेहता समिति बनी, अशोक राय मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति बनी है, मतलब जीवी के राव समिति बनी। तो काफी समितियां बनी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, त्रिस्तरीय होना चाहिए व्यवस्था। तो जब त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए तो इसी फिर आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन किया। तो हमने अपने संविधान में संशोधन किया
एक 73वां संविधान संशोधन किया, जिसमें हमने पंचायतों का गठन किया, ग्राम पंचायतों को गठन किया, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमने जो शहरी निकाय हैं, नगर पालिका, नगर निगम, उनको संवैधानिक वैधता दी। तो 73वें से ग्राम पंचायतों के स्तर पर वैधता दी, और 74वें के द्वारा हमने नगर पालिका, नगर निगम वाले शहरी निकाय को मान्यता दी। ठीक है, तो इसलिए त्रिस्तरीय फिर हो पाया 73 और 74 के संविधान संशोधन द्वारा 1992 और 93 में। तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में ये प्रावधान करता है आर्टिकल 40। आपको अब क्लियर हो गया होगा पूरा, हमने आपको जो इसका पीछे का पूरा लॉजिक है वो पूरा सविस्तार समझा दिया। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे कुछ परिस्थिति आ जाती हैं, जैसे नागरिक हैं, अब नागरिकों को राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं। जब काम नहीं मिलता है तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। राजस्थान सरकार है और एमपी सरकार, वो महाराष्ट्र सरकार है, लड़कों को उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात चल रही है। और शायद मतलब महाराष्ट्र सरकार ने तो एक योजना भी लॉन्च कर दी है जो लड़के बेरोजगार रह जाते हैं उनको, और हरियाणा सरकार भी इस पर विचार कर रही है। तो बेरोजगारी भत्ता इसी आर्टिकल के तहत देने का प्रयास करती है। नहीं दे तो आपको कोर्ट में नहीं जा सकते, हमने आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग आपको बता ही दिया। तो नागरिकों को काम काम पाने का भी अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं कि काम नहीं मिला तो आप कोर्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, राज्य से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने मौलिक अधिकार में देखा था 21 एक आर्टिकल है, उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसी के तहत कर दिया भी गया है। तो शिक्षा का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार। अब उसे लोक सहायता में आता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता भी है, जैसे काम नहीं दे पाया सरकार ने आपको तो बेरोजगारी भत्ता देगी, शिक्षा देगी। अब शिक्षा 6 से 14 तक ही देगी ना, आगे देने के लिए तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर लोक सहायता पाने का अधिकार में जैसे वृद्ध लोग हैं तो वृद्ध लोगों को पेंशन देती है सरकार, तो इसीलिए लोक सहायता है। पीडीएस वाला हमने अभी बताया, वो भी लोक सहायता में ही आता है। पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और पीडीएस वाला सिस्टम है, तो वो लोक सहायता में आता है। तो आर्टिकल 41 के तहत मिलता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। इसीलिए कुछ विशेष परिस्थितियां लगा दी, काम नहीं मिल पाया बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा देंगे। ठीक है, 6 से 14। और वो हमने आर्टिकल उठा के किसी में भी रख दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। लोक सहायता मतलब कि हमने काम नहीं दे पाया, बेरोजगारी भत्ता। वृद्ध हो गए आप, 60 साल के एज हो गए हो तो 60 साल पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से। विकलांग हो आप, हैंडीकैप हो जिसे कहते हैं, तो उसके लिए आप उसे उन्हें भी पेंशन मिलती है। तो ये आर्टिकल 41 के ही तहत है। ठीक है, आर्टिकल 41 अब आपको पूर्णतः क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है? न्याय संगत और मानव उचित दशा और प्रसूति सहायता का प्रावधान। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ काम करने की दशाएं इतनी खराब होती है ना कि चीजें बहुत, वहां मानवीय स्थिति नहीं रहती है, मानवीय स्थिति नहीं रहती है। जैसे खदानों में लगा दिया, वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, या कुछ ऐसी खतरनाक काम में लगा दिया, जैसे वहाँ कोई अफीम की फैक्ट्री है, या फिर मतलब तम्बाकू की फैक्ट्री बन जाती है, तो उसमें भी लोग मतलब उसकी वजह से जो उसकी स्मेल निकलती है उसकी वजह से नहीं रुक पाते हैं। अफीम वाले चीज में विस्फोटक सामग्री होती है, वो कभी भी फट सकती है, उसके तहत खदान में लग जाते हैं लोग। तो वहां कहता है आर्टिकल 42 कि न्याय संगत और मानव उचित दशा होनी चाहिए काम करने की। जो हमें काम मिला है वहां काम करने की न्याय संगत दशा होनी चाहिए, जहाँ मानव उचित दशा, मानव को रहने के लिए गोला बारूद है, खदान है, हमने बताया अफीम की में स्थिति मतलब नशा हो जाता है लोगों को, या फिर पटाखे वाली फैक्ट्री है उसमें जान माल की हानि होती है। तो इस जगह मानव उचित दशा होनी चाहिए जिसमें मानव सरवाइव कर सके। ऐसी दशा राज्य सरकार करने का प्रयास करेगी, और नहीं कर सकती है तो भाई मतलब प्रयास ही करेगी आपके लिए, उसके लिए आप राज्य सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके लिए अलग अलग कानून बने, कानून के तहत जा सकते हैं वो, लेकिन इस आर्टिकल के तहत वो नहीं जा सकते हैं। प्रसूति सहायता का मतलब ये है कि लड़कियों को, लेडीजों को, जो लेडीज मतलब प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें मतलब प्रेगनेंसी लीव मिलती है,
मैटरनिटी लीव मिलती, प्रसूति सहायता। जैसे आप किसी जॉब में काम, किसी कंपनी में काम करती हैं, तो उस कंपनी में जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसके बाद जब आपकी वो लोग डिलीवरी का समय आता है, तो फिर आपको छुट्टी मिलती है, और छुट्टी मिलती है उसके साथ विदाउट वेतन आपको दिया जाता है प्रसूति सहायता के समय। जैसे आपकी डिलीवरी हुई तो आपको छुट्टी मिलेगी, और छुट्टी के साथ साथ उस छुट्टी का वेतन भी दिया जाएगा उस कंपनी द्वारा, या फिर मतलब जैसे किसी राज्य सरकार में आप सरकारी नौकरी में, तो वहां पे मिलता है। तो ये प्रसूति सहायता है। मानव उचित दशा आपको बताई दी। न्याय संगत मतलब चीजें अगर जो आपको बिगड़ जाती हैं, और फिर मतलब जान माल की हानि हो जाती है, विस्फोट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, खदान में लोग दब के मर जाते हैं, विस्फोट हो जाता है, तो न्याय संगत भी होना चाहिए। यानी किसी कानून के तहत हम कोर्ट भी जाएं, ये न्याय संगत है। यानी वहां न्याय मिलना चाहिए। जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई खदान में दब के, या पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, गोला बारूद की में हो गया, या किसी की मृत्यु हो गई, तो ये न्याय की बात करता है। और मानव उचित दशा हमने समझा दिया। प्रसूति सहायता हमने वही समझा दिया आपको कि जब लेडीज फिर प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय आपको छुट्टी दी जाती है, और छुट्टी का आपको वेतन भी दिया जाता है। ये प्रसूति सहायता है, इसे मैटरनिटी लीव बोलते हैं, और इसमें हिंदी में प्रसूति सहायता बोलते हैं। हिंदी का तो अलग ही सिस्टम है, बहुत कठिन कठिन शब्द डाल दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 42 भी क्लियर हो गया हो। यानी मानव जब काम दिया है, तो उस काम को मानव उचित दशा दीजिए। मानव वहां रह सके, वहां काम कर सके अच्छी तरह से। यही नहीं कि मतलब गए 8 घंटे में ही मतलब ऐसे लौटे जो घर लौट ही नहीं पा रहे हैं, और मतलब चीजें बिगड़ रही हैं, और रास्ते में आते हुए कह रहे हैं मेरा तन डोले मेरा मन डोले, वो स्थिति हो जा रही है, घर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो प्रसूति सहायता ये है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जैसे आपने सुना होगा कि जीवन निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है इसमें। यह आर्टिकल कुटीर उद्योगों को प्रावधान करता है ना, मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। इसके गांधी जी बहुत पक्ष में थे। गांधी जी कहते थे कुटीर उद्योगों का विकास करें, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें, हम किसी और पर निर्भर ना रहें, हम अपने आप पर निर्भर बन सकें कुटीर उद्योगों का विकास करके ग्रामीण स्तर पर। और हम किसी विदेशी बड़ी फैक्ट्री के और किसी देश से आयातित वस्तुओं पर आश्रित ना रहें, अब हम खुद आत्मनिर्भर बने। तो इसलिए कुटीर उद्योगों का विकास करें। तो ये आर्टिकल 43 कहता है जीवन निर्वाह मजदूरी का अधिकार। यानी राज्य सरकार जीवन निर्वाह मजदूरी देने का अधिकार दे। यानी आपको ऐसी मजदूरी मिले जिससे आपका जीवन निर्वाह हो सके, जीवन का निर्वाह हो सके। ऐसी मजदूरी राज्य सरकार देने का आश्वासन दे और प्रावधान करे। लेकिन नहीं करे तो फिर आप वही है, कोर्ट नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना। तो मजदूरी और जीवन निर्वाह करने की मजदूरी मिलनी चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकास आर्टिकल सब क्लॉज इसी में है। आर्टिकल 43A में कहता कुटीर उद्योगों का विकास यानी संवर्धन करना। जैसे आपने सुना हो नहीं होगा सहकारी समितियों वाला, तो सहकारी समितियों वाला प्रावधान आर्टिकल 43 में ही है, 43A और 43B में। उद्योगों में संवर्धन और सहकारी समितियों का प्रावधान ये आर्टिकल 43A और 43B में दिया गया है। गहराई में नहीं जाते हैं कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि ज्यादा गहराई में आप जाएंगे ना तो चीजें बाउंस होने लगती हैं, चीजें मतलब सर से बाहर जाने लगती हैं। तो इसलिए हमने कहा उतनी मतलब गहराई में जाने का क्या फायदा जो लोगों को बाउंस करे। अब हम तो थोड़ा गहराई में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मेरी आदत होती है कि कितना आपको मतलब डिलीवर कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाए। लेकिन लोग क्या कहते हैं ज्यादा लोग करते हो तो हमारे ऊपर से निकल जाता है, तो इसलिए हम इसलिए सीमित रूप से करते हैं। हमने अभी इसलिए बिल्कुल उतना ही पॉइंट टू पॉइंट किया है, उसके सब क्लॉज में नहीं गए हैं हम। बशर्ते हम आपको बताते चल रहे हैं सब क्लॉज, लेकिन उसमें लिखा नहीं है सब क्लॉज। इसीलिए तो जीवन निर्वाह मजदूरी का अधिकार आर्टिकल 43 और कुटीर उद्योगों का विकास भी उसी में है। और इसमें कहते हैं कुटीर मतलब उद्योगों में संवर्धन करें। आर्टिकल 43A में कहते हैं कि जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके उद्योगों में मजदूरों का संवर्धन हो, मजदूरों को भागीदारी मिले। ये आर्टिकल 43A में कहता है भागीदारी मिले। और आर्टिकल 43B में कहता है कि सहकारी समितियों
को गठित करने का प्रावधान। जो सहकारी समितियां, छोटे छोटे जो वो होते हैं उद्योग, उनको सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जाता है, तो सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार आर्टिकल 43B में है। और मजदूरों को उद्योग में भागीदारी मिले, ये आर्टिकल 43A में है। ठीक है, तो हमने लिखा नहीं है, हम बोलते जा रहे हैं, इसीलिए नहीं लिखा है कि अब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर से जाता है, तो इसलिए 43 में जीवन निर्वाह, मजदूरी करने का अधिकार, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 1 में मतलब 43A में मजदूरों को उद्योगों में सहभागीदारी का अधिकार, और 43B में उद्योगों मतलब सहकारी समितियों के गठन का अधिकार 43B में। ठीक, अब है समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता क्या कहता है? यूसीसी, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। ये बहुत पेचीदा मामला है। आर्टिकल 44 में इसको भारत सरकार लागू करना चाहती है, लेकिन स्थिति सामान्य हो नहीं पा रही है। जैसे आपने सुना होगा, एक गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। उसके लिए उत्तराखंड ने भी अपने विधानसभा में बिल पारित किया और उसे अधिनियमित कर दिया, और वो भी राज्य जो लागू करने वाला दूसरा स्टेट बन गया है। दूसरा स्टेट इसलिए बन गया है, पहले गोवा था, और गोवा में खुद से नहीं किया है, गोवा में पुर्तगाली लागू कर गए थे, इसलिए गोवा में लागू हो गया था। लेकिन उत्तराखंड राज्य एक ऐसा बना है जिसने खुद का विधानसभा में विधेयक पारित करके फिर लागू करने का प्रावधान किया। तो उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करने का पूरा मसौदा तैयार करके कानून भी पास कर दिया है, और लागू भी करने की पूरी प्रक्रिया चालू है। तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली लागू कर गए थे। तो यूसीसी का मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता को यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि सारे जितने कानून हैं, हिंदू के, जैन के, बौद्ध के, ईसाई के, पारसी के और मुस्लिम के, उन कानूनों को यूनिफॉर्म में कोड कर दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी जितने जो कानून है, सिविल कानून है ना, उनको यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एकीकृत, और यूनिफॉर्म सिविल यानी सिविल मामले, और कोड, कोड माने होता संहिताबद्ध। तो सारे मामलों को लीजिए, मुस्लिम के, हिंदू के, जैन के, सिख के, ईसाई के, उन सबके सिविल मामले, जो दीवानी मामले बोलते हैं उन्हें सिविल मामले बोलते हैं, फौजदारी मामले को क्रिमिनल मामले बोलते हैं। तो सिविल मामलों को यूनिफॉर्म कीजिए और कोडिफिकेशन कर दीजिए, यानी कि सारे सिविल कानून को, यानी दीवानी कानून को एकीकृत करके संहिताबद्ध कर दीजिए। ये है आर्टिकल 44। यानी कि जैसे अब आपको हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मामला है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जैसे हमारे उत्तराधिकार का कानून, हमारे विवाह का कानून, या हमारी संपत्ति का ट्रांसफर करने का कानून, ये जो है अलग है। मुसलमानों में शादी करने का कानून अलग है, संपत्ति ट्रांसफर करने का कानून अलग है। कितनी शादियां करेंगे उनकी शरीयत और कुरान के अनुसार है, कितनी शादियां हम करेंगे वो हमारे हिंदू कोड अधिनियम के तहत 1955 के तहत है, और अलग अलग जैसे उनका बाइबल में है, तो इस हिसाब से अलग अलग दिया गया है। यानी कि संपत्ति कैसे ट्रांसफर करेंगे, उनका अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है। उत्तराधिकार वाला सीन, यानी कि हम किसी को गोद लेंगे तो किस हिसाब से ले सकते हैं, तो उनमें भी अलग है, हिंदू में भी, मुस्लिम में भी, और ईसाई लोगों में भी अलग है। और कितनी शादियां करेंगे, जैसे मुस्लिम लोग 3 शादियां कर सकते थे, हिंदू लोग 1 ही शादी कर सकते हैं, तो ये अलग है ना। संपत्ति कैसे ट्रांसफर करेंगे, हिंदू लोग जैसे ही अपना वो करते हैं तो उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, उनका अलग हटके है। और उत्तरा जैसे हम किसी को गोद लेते हैं, तो गोद लेने का हिंदू में अलग है, मुसलमान लोगों में अलग है। तो इसलिए सारे कानूनों को, जो सिविल मामले हैं, जैसे शादी है, विवाह, शादी विवाह, संपत्ति और तलाक, ये सिविल मामले हैं, इनको हम यूनिफाइड करें और कोडिफिकेशन कर दें, तो यही है। अब इसका मामला क्या है, अटकता कहाँ पे है कि मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि आप हमारे फंडामेंटल राइट के तहत जो आर्टिकल 26 और 25 दिए हैं, 25 से लेकर 28 तक, उनका मतलब उल्लंघन कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट के तहत हम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप करते हैं। उनका मानना है कि हाँ, हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो आप लोग,
कि हम कितनी शादियां करेंगे, कैसे हम संपत्ति का ट्रांसफर करेंगे, किसको गोद लेंगे और किसको नहीं लेंगे, ये आप डिसाइड क्यों कर रहे हैं? और हम 3 शादियां करेंगे तो आप कहते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो सबके लिए एक शादी होगी। संपत्ति कैसे ट्रांसफर होगी? उसी विधि से होगी। शादी का वही होगा। ये चीजें मतलब बदल जाएंगी, इसलिए कुछ लोग इसको लागू नहीं होने देना चाहते। बस ये हो जाए तो बहुत फायदे वाली चीज है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। भड़का देते हैं लोगों को कि आपकी तो पूरी आजादी छीन ली जाएगी, आपका धर्म खतरे में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उल्टी चीजें पढ़ा देते हैं। उनको पता नहीं है फौजदारी मामला अलग तरीके से चलता है। क्रिमिनल क्रिमिनल मामलों को अंग्रेजों ने यूनिफाइड कर दिया था, लेकिन सिविल मामलों को नहीं किया था। अंग्रेज भी बड़ा चालू थे, उसी नस को दबाते थे जिससे चीजें मैनेज रहें, उपद्रवी ना हो। सिविल मामले करते ना तो चीजें वहीं पर उनके लिए भी खराब होती, इसलिए उन्होंने सिविल मामले छोड़ दिए और क्रिमिनल मामलों को तो उन्होंने कोडिफाई कर दिया, लेकिन सिविल मामलों को कोडिफाई नहीं किया। इसीलिए आज तक ये गले की हड्डी बनी हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि लोग ये है क्या वास्तव में और इसे लागू होना देना क्यों नहीं चाहते हैं। वही है, उनके जो वो अधिकार है उनका थोड़ा बहुत कोडिफिकेशन हो कि एक रूल चलेगा। इस हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे धर्म के शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, तो आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। लेकिन बशर्ते उनको समझना चाहिए कि ये सिविल मामले हैं, क्रिमिनल मामले थोड़ी हैं। और आपको धर्म का खतरा क्यों होगा? इसमें धर्म की क्या बात है? ये तो सिविल मामलों को यूनिफाइड कर रहे हैं ना। समान मतलब शादी जैसे करते थे वैसे करते रहो, लेकिन बशर्ते 3 नहीं करोगे, एक ही करोगे। तलाक विदत, तलाक हसन, तलाक विदत को खत्म भी कर दिया है, समझ रहे हैं? तलाक 3 तलाक हो, 3 प्रकार की तलाक होती, तलाक हसन, तलाक विदत। तो फिर 3 तलाक वाला जो मामला है वो मोदी जी सरकार ने 19 में खत्म भी कर दिया है। तलाक 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 वाला खत्म ही हो गया। तो फिर अब बचा क्या है? क्या आप कितनी शादियां कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो वो 3 शादियों का प्रावधान है, तो वो एक ही रह जाएगी। ये चीजें होती हैं यूनिफाइड होने पर, तो यही उनको थोड़ा बुरा लगता है। हिंदू एक ही शादी करेंगे, वो 3 करेंगे, तो हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन मुसलमान लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका 3 शादी का जो प्रावधान है फिर वो सब तो हो जाएगा, ये पक्का है। और चीजें फिर कानून के तहत चलेंगी, अलग अलग नहीं रहेंगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट रही तो समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगा। सरकार पूरे मोड़ों में बैठी है। आप सोचिए 370 हटा दिया, समझ रहे हैं कितना बड़ा काम किया है? 370 हटाना मजाक नहीं है। तो इसलिए 370 हट गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा, ये पक्का है। तो इसलिए ये आर्टिकल 44 है। अब आपको 44 तक क्लियर हो गया होगा पूरा। अब आर्टिकल 45 क्या कहता है, आइए 45 को भी समझते हैं। आर्टिकल 45 कहता है कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अब जो आर्टिकल 45 है ना, ये आर्टिकल 45 में दिया था 11 से 14, 11 से मतलब 6 से 14 के बच्चों के लिए। लेकिन जब हमने आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया यहाँ से निकाल के, तो फिर इसमें क्या लिखें, ये स्थिति हो गई। तो इसमें क्या कर दिया कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, ये कर दिया 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष जो है की शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार देखेगी। उसका पालन पोषण, उसका सही तरीके से उसे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पोषण युक्त मतलब भोजन होना चाहिए, ये राज्य सरकार मतलब डिसीजन लेगी। तो इसलिए 0 से 6 वर्ष तक आर्टिकल 45 के तहत राज्य सरकार देखेगी 0 से 6 वर्ष के लिए। और 6 से 14 वो मौलिक अधिकार में पहुंच गया है। तो इसी के तहत देखते होंगे आप, बच्चे जाते हैं पढ़ने तो उनको मुफ्त भोजन मिलता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में। तो वहाँ अलग अलग दिनों पे अलग अलग भोजन मिलता है, किसी दिन चावल मिलते हैं तो किसी दिन रोटी, किसी दिन पूड़ी, ऐसा मिलता रहता है। वो मिड डे मील के तहत चलाया गया था 1995 में, मिड डे मील के तहत। तो उसी के तहत
ये आर्टिकल 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो पालन पोषण है वो अभिभावकों के साथ राज्य सरकार भी पार्टिसिपेट करेगी, भागीदारी करेगी, इसलिए आर्टिकल 45 है। यानी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष, मतलब 0 से 6 वर्ष के लिए। उसमें पोषण देखा जाएगा। शिक्षा तो उस समय 6 वर्ष तक कौन ही ग्रहण करता है, लेकिन उसमें मोस्टली खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, उसको सही तरीके से पोषण युक्त भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और स्कूल में आने का अभ्यास पैदा हो जाता है 6 वर्ष तक। चीजें मतलब रिदम में आने लगती हैं, बच्चे उसको रूडली बिहेव नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से जाने लगते हैं कि हमें जाना ही है। 1-2 बार तो मतलब चीजें बिगड़ती हैं, तो इसलिए 6 से 14 के लिए आर्टिकल 45 है। 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से अभिभावक और राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 45 तक हमने क्लियर कर लिया। ये आर्टिकल 45 तक हो गए। इससे आगे का पार्ट 2 में आएगा, और हमारा एक यूट्यूब चैनल है उस पर हम ये करा रहे हैं SPGS स्टडी पॉइंट पे। तो आप सभी लोगों को अच्छा लगा करे तो आप कमेंट करके बताया कीजिए कहाँ पे हमारी गलती है, उसको